भक्तपुर ऑफ नेपाल। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी से दिल से माफी चाहता हूं कि यह वीडियो आपके सामने आने में थोड़ा समय लग गया। कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताओं और यात्रा से जुड़ी परिस्थितियों की वजह से इस वीडियो को समय पर एडिट करके अपलोड नहीं कर पाया। लेकिन अब आखिरकार हमारी नेपाल यात्रा का अगला अध्याय आपके सामने है। अगर आपने अभी तक इस श्रृंखला का पिछला वीडियो नहीं देखा है, जिसमें हमने पाटन दरबार स्क्वायर की अद्भुत विरासत को करीब से देखा था, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो के बाद वह वीडियो भी जरूर देखें। तब आपको पूरी काठमांडू घाटी के इतिहास की कहानी और भी बेहतर तरीके से समझ आएगी। और अगर आपको इतिहास, संस्कृति, यात्रा और दुनिया की अनोखी जगहों के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो हमारे चैनल वंडर ऑर्बिट को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और भी बेहतरीन डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए प्रेरित करता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात और, इस पूरे वीडियो की शूटिंग शाम के समय और काफी कम रोशनी में की गई थी। वहां का माहौल इतना खूबसूरत था कि हमने उसी प्राकृतिक वातावरण को कैमरे में कैद करना चाहा। लेकिन कम रोशनी की वजह से कुछ जगहों पर वीडियो थोड़ा धुंधला या ब्लरी दिखाई दे सकता है। उम्मीद है कि आप इस छोटी सी कमी को नजरअंदाज करेंगे और इस ऐतिहासिक शहर की खूबसूरती और कहानी का आनंद लेंगे। हिमालय की गोद में एक ऐसा शहर है जहां ऐसा लगता है जैसे समय कभी रुका ही नहीं, बल्कि बस धीरे धीरे चलने लगा। एक ऐसा शहर जहां सदियों पहले राजा उन्हीं ईंटों से बनी गलियों पर चलते थे, जिन पर आज भी लोग चलते हैं। जहां 5 मंजिला एक मंदिर 2 भयंकर भूकंपों को झेलने के बाद भी गर्व से खड़ा है। जहां एक कटोरी दही केवल भोजन नहीं, बल्कि सम्मान और परंपरा का प्रतीक मानी जाती है। और जहां आज भी लकड़ी पर नक्काशी उसी तरह की जाती है जैसे सैकड़ों वर्ष पहले की जाती थी। यही है भक्तपुर। स्थानीय नेवार समुदाय इसे खोपा कहता है, अर्थात भक्तों का नगर। लेकिन पूरी दुनिया इसे काठमांडू घाटी का सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छी तरह संरक्षित मध्यकालीन शहर मानती है। इतना ही नहीं, एशिया की सबसे उत्कृष्ट प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक का जीवित उदाहरण भी माना जाता है। लेकिन भक्तपुर को समझने के लिए हमें इसकी इमारतों से पहले उसके इतिहास को समझना होगा। एक ऐसा इतिहास जिसकी शुरुआत एक परिवार के अंदर हुए विवाद से हुई और जिसने पूरी काठमांडू घाटी की तस्वीर बदल दी। कई सदियों तक पूरी काठमांडू घाटी पर मल्ल राजवंश का शासन था। उस समय यह पूरा इलाका एक ही राज्य था। व्यापार अपने चरम पर था। उत्तर में तिब्बत और दक्षिण में भारत तक जाने वाले व्यापारिक मार्गों से रेशम, ऊन, नमक और औषधीय जड़ी बूटियों का व्यापार होता था। कलाकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और विद्वानों को राजाओं का संरक्षण प्राप्त था। यह वास्तव में इस क्षेत्र का स्वर्ण युग था। लेकिन इतिहास में शायद ही कोई स्वर्ण युग हमेशा के लिए रहता है। 15वीं शताब्दी के अंत में राजा यक्षमल्ल की मृत्यु हुई। उनके निधन के बाद उनका विशाल राज्य उनके बच्चों के बीच बांट दिया गया। इस बंटवारे के बाद 4 अलग-अलग राज्य बने: भक्तपुर, बनेपा, काठमांडू और ललितपुर। कुछ समय बाद बनेपा फिर से भक्तपुर में शामिल हो गया। लेकिन काठमांडू, पाटन और भक्तपुर 3 स्वतंत्र राज्यों के रूप में उभर कर सामने आए। तीनों शहर एक दूसरे से बहुत अधिक दूर नहीं थे, लेकिन हर राजा चाहता था कि उसका राज्य सबसे शक्तिशाली और सबसे भव्य दिखाई दे। यहीं से शुरू हुई एक अनोखी प्रतिस्पर्धा।
यह युद्ध तलवारों से कम और कला से अधिक लड़ा गया। हर राजा चाहता था कि उसका महल दूसरे से ऊंचा हो, उसका मंदिर दूसरे से अधिक भव्य हो, उसका प्रवेश द्वार सबसे शानदार हो। इस प्रतिस्पर्धा ने पूरे काठमांडू घाटी को कला और वास्तुकला की ऐसी धरोहर दी जिसे आज पूरी दुनिया देखने आती है। सन 1482 के आसपास भक्तपुर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुआ। कई इतिहासकार इसे तीनों राज्यों में सबसे शक्तिशाली भी मानते हैं। कुछ समय तक इसने पूरे क्षेत्र में सैन्य शक्ति के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। कहा जाता है कि एक समय ऐसा भी आया जब भक्तपुर के राजा ने काठमांडू दरबार को कर देना बंद कर दिया। यह केवल आर्थिक निर्णय नहीं था बल्कि स्वतंत्रता की खुली घोषणा थी। अगर आज आप भक्तपुर की गलियों में घूमना शुरू करें तो शायद हर कुछ कदम पर आपको एक ही नाम बार बार सुनाई देगा, भूपतिंद्र मल्ल। 17वीं शताब्दी के अंत और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में शासन करने वाले इस राजा को एक महान निर्माता राजा माना जाता है। उन्होंने केवल शासन नहीं किया बल्कि अपने शहर को पत्थर, लकड़ी और धातु में अमर कर दिया। उनका मानना था कि किसी भी राज्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी संस्कृति और उसकी वास्तुकला होती है। आज भी राजमहल के सबसे पवित्र द्वार के सामने उनकी सुनहरी प्रतिमा दिखाई देती है। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने स्वयं को विजेता की तरह खड़े हुए नहीं बल्कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए दिखाना पसंद किया। शायद यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है कि शक्ति के साथ विनम्रता भी हो सकती है। लेकिन उनकी सबसे महान विरासत उनके पीछे खड़ी है। यह है न्यातापोला मंदिर। लगभग 30 मीटर ऊंचा यह मंदिर नेपाल का सबसे ऊंचा पैगोडा शैली का मंदिर माना जाता है। इसकी 5 मंजिलें एक के ऊपर एक इतनी संतुलित दिखाई देती हैं कि पहली नजर में विश्वास ही नहीं होता कि यह 300 वर्ष से भी अधिक पुराना है। नेवारी भाषा में न्याता का अर्थ 5 और पोला का अर्थ छत होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा न्यातापोला, अर्थात 5 छतों वाला मंदिर। स्थानीय लोग इसे पंचतले मंदिर भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस अद्भुत मंदिर को पूरा करने में कई पीढ़ियों के कारीगरों ने अपना जीवन लगा दिया। जब आप इसकी सीढ़ियां चढ़ते हैं तो हर स्तर पर आपको अलग अलग संरक्षक दिखाई देते हैं। सबसे नीचे 2 प्रसिद्ध पहलवान, उनके ऊपर हाथी, फिर सिंह, फिर ग्रिफिन और सबसे ऊपर बाघ और सिंह के रूप में देवी की प्रतिमाएं। मान्यता है कि ऊपर जाने के साथ साथ प्रत्येक संरक्षक नीचे वाले से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। यह केवल मूर्तियां नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीकात्मक गणित है। यह मंदिर सिद्धि लक्ष्मी देवी को समर्पित है। उनकी प्रतिमा इतनी शक्तिशाली मानी जाती है कि सामान्य लोगों को उसके दर्शन की अनुमति नहीं होती। केवल मंदिर के पुजारी ही उसे देख सकते हैं। वर्ष में केवल एक बार दशैं पर्व के दौरान गर्भगृह आम लोगों के लिए खोला जाता है। बाकी पूरे वर्ष यह रहस्य मंदिर के भीतर ही सुरक्षित रहता है। लेकिन न्यातापोला मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता केवल इसकी ऊंचाई नहीं है। सन 1934 का भूकंप, फिर सन 2015 का विनाशकारी 7.8 तीव्रता का भूकंप, इन दोनों भूकंपों ने नेपाल की अनगिनत ऐतिहासिक इमारतों को धराशायी कर दिया। भक्तपुर भी इससे अछूता नहीं रहा। कई स्मारक पूरी तरह नष्ट हो गए, लेकिन न्यातापोला मंदिर लगभग बिना किसी बड़े नुकसान के खड़ा रहा। आधुनिक इंजीनियर भी इसकी निर्माण शैली की प्रशंसा करते हैं। चौड़ा आधार, मजबूत लकड़ी का ढांचा और ऊपर की ओर धीरे धीरे पतला होता आकार इस मंदिर को भूकंप के झटकों के साथ हिलने देता है, लेकिन टूटने नहीं देता।
यह इस बात का प्रमाण है कि आधुनिक भूकंप विज्ञान आने से सदियों पहले भी नेवार कारीगर प्रकृति को कितनी गहराई से समझते थे। न्यातापोला से कुछ ही दूरी पर स्थित है भक्तपुर दरबार का एक और शानदार हिस्सा, 55 खिड़कियों वाला महल। लाल ईंटों से बना यह राजमहल अपनी अनोखी लकड़ी की नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इसकी ऊपरी मंजिल पर बनी 55 खिड़कियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। हर खिड़की अपने आप में एक कलाकृति है। बेलबूटे, देवी देवताओं की आकृतियां और ज्यामितीय डिजाइन इतनी बारीकी से तराशे गए हैं कि आज भी देखने वाले दंग रह जाते हैं। स्थानीय लोक कथा कहती है कि राजा ने अपनी 55 रानियों की याद में ये 55 खिड़कियां बनवाई थीं। इतिहासकार इस कहानी की पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह कहानी आज भी हर पर्यटक को सुनाई जाती है। और शायद यही भक्तपुर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह केवल एक ऐतिहासिक शहर नहीं है, यह एक जीवित विरासत है। यहाँ की गलियां आज भी सांस लेती हैं। यहाँ के आंगन आज भी लोगों की हंसी से गूंजते हैं। यहाँ के कुम्हार आज भी उसी मिट्टी को आकार दे रहे हैं जिससे सदियों पहले उनके पूर्वज दिया और बर्तन बनाते थे। यहाँ के लकड़ी के कारीगर आज भी उसी धैर्य और समर्पण से नक्काशी कर रहे हैं जिसने इस शहर को दुनिया भर में पहचान दिलाई। यहाँ समय बदला है, लेकिन परंपराएं नहीं। शायद यही कारण है कि यूनेस्को ने भक्तपुर दरबार क्षेत्र को विश्व धरोहर का दर्जा दिया। केवल इसलिए नहीं कि यहाँ सैकड़ों साल पुराने मंदिर और महल मौजूद हैं, बल्कि इसलिए कि यहाँ की संस्कृति आज भी जीवित है। यहाँ इतिहास किताबों में नहीं, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में दिखाई देता है। 2015 के विनाशकारी भूकंप ने इस शहर को गहरा घाव जरूर दिया। कई ऐतिहासिक मंदिर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन इस शहर के लोगों ने हार नहीं मानी। आधुनिक कंक्रीट से नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की पारंपरिक तकनीकों से इन धरोहरों को फिर से जीवित किया। वही ईंटें, वही लकड़ी, वही नक्काशी और वही सदियों पुराना कौशल। मानो पूरा शहर दुनिया से कह रहा हो कि विरासत केवल इमारतों से नहीं, बल्कि उन्हें संभालने वाले लोगों से जीवित रहती है। This is ticket window for Bhaktapur. Entry fee is Nepali rupees 500 for the Indians. And this is the main entrance. And here the tickets will be checked. And this is Tourist Information Center. And from here you can enter to Bhaktapur, that is the ancient town of जब शाम ढलती है और न्यातापोला मंदिर की पांचों छतों के पीछे सूरज धीरे धीरे ओझल होने लगता है, तब एहसास होता है कि भक्तपुर सिर्फ देखने की जगह नहीं है। यह एक अनुभव है, एक ऐसी यात्रा जो आपको सैकड़ों वर्ष पीछे ले जाती है, लेकिन लौटते समय आपको इतिहास के प्रति एक नया सम्मान देकर वापस भेजती है। उम्मीद करता हूं कि आपको भक्तपुर की यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई होगी।
अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इसमें कुछ नया सीखा हो या आपको भी इस अद्भुत शहर की खूबसूरती ने प्रभावित किया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि भारत और नेपाल की इस साझा सांस्कृतिक विरासत के बारे में अधिक से अधिक लोग जान सकें। और यदि आपने अभी तक वेदर ऑर्बिट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और साथ में बेल आइकन भी जरूर ऑन कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली यात्राओं, इतिहास से जुड़ी अनसुनी कहानियों और ऐसी ही शानदार डॉक्यूमेंट्रीज का कोई भी एपिसोड आपसे छूट न जाए। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल, एक नई कहानी और एक नए सफर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।